हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास हमारी ओशनोग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर रहेगी, जिसका नाम है महासागरीय जल का तापमान। देखिए, जो हमारा महासागरीय जल है इसको बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, और यहाँ पे जो हमारा महासागरीय जल है इसके सर्वाधिक तापमान का प्रमुख स्रोत सूर्य है। तो हमारा जो सागरीय जल है इसमें जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है ये सूर्य है, लेकिन जो हमारा महासागरीय जल है ये जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग से भी यहाँ पे आंतरिक भाग में होने वाली हलचल या इसकी जो संरचना है वो भी हमारे महासागरीय जल को प्रभावित करती है। तो देखिए, जो हमारा महासागरीय जल है, महासागरीय जल का अगर मैं कहूँ कि औसतन दैनिक जो टेम्परेचर होता है वो नगण्य होता है, लेकिन जो हमारा अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मैं बात करूं कि जो हमारा महासागरीय जल है ये सर्वाधिक जो ऊर्जा ग्रहण करता है ये दिन में सूर्य की रोशनी में ग्रहण करता है, और सर्वाधिक टेम्परेचर अगर दैनिक कहूं तो यहाँ पे जो हमारा दिन का 2 बजे है यहाँ सर्वाधिक तापमान सागरीय जल का दैनिक होता है। अगर सबसे न्यूनतम तापमान की बात करें दैनिक की तो ये सुबह 5 बजे सर्वाधिक ठंडा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम वार्षिक तापमान देखते हैं तो जो हमारा सागरीय जल है, सागरीय जल का वार्षिक जो तापमान है सर्वाधिक उच्चतम ये हमारा अगस्त में होता है और न्यूनतम हमारा फेब में होता है। वैसे तो हम देखते हैं कि जो हमारा सागरीय जल है ये देर से गर्म देर से ठंडा होता है, और जो इसके कंपैरिजन में मैं स्थल की बात करूं तो जो स्थलीय भाग है वो जल्दी से गर्म और जल्दी से ठंडा होता है। तो हमारा जो सागरीय जो भाग है इसके गर्म होने की 2 प्रक्रियाएं होती हैं, तो जिसमें हमारा पहला आता है सौर विकिरण का अवशोषण। जैसे जो हमारा सूर्य है, सूर्य से जो रोशनी आती है ये स्थल और जल दोनों भागों पर समान ही आती है, तो हमारा जो सागरीय जल है ये इस सूर्य से आने वाली विकिरण को अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने पर इसका जो टेम्परेचर है ये बढ़ जाता है। अगर देखिए, जो हम सागरीय जल में आने वाली जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा की बात करते हैं, तो जो हमारा सागरीय जल है इसका जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है जिसकी गहराई 200 मीटर तक है, तो यहीं तक सूर्य की रोशनी पहुंच पाती है। इससे नीचे सर्वाधिक जो हमारा सूर्य का तापमान है सागरीय जल को बहुत कम प्रभावित करता है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो 200 मीटर से नीचे सागरीय जल में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, नहीं पहुंच पाती है। तो सर्वाधिक जो सूर्य के तापमान से प्रभावित होता है वो हमारा स्थलीय जो तापमान है, जो सागरीय सतह है इस पे इसको प्रभावित सूर्य की रोशनी करती है। जबकि यहाँ पे अब बात करें कि जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो ज्वालामुखी विस्फोट या हम कहें विवर्तनिक हलचलें, जो हमारा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसके कारण से भी हमारा जो सागरीय जल है, सागरीय जल का कुछ भाग गर्म हो जाता है। तो ये आंशिक रूप से होता है, जबकि सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, सर्वाधिक जो ऊर्जा ग्रहण करता है सागरीय जल ये सूर्य से करता है। अब देखते हैं सूर्य जो हमारा महासागरीय जल है, महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये कारक सागरीय जल को प्रभावित करते हैं। तो पहला हमारा आता है अक्षांश। अब देखिए, जो सूर्य है ये सूर्य अपना जो प्रकाश है ये सभी जो क्षेत्र है वहां पे इक्वल नहीं रहता है, क्योंकि देखिए जो हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, सॉरी जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री क्षेत्र, यहाँ पे सूर्य की रोशनी लगभग यहाँ पे पूरा साल लंबवत पड़ती है, तो यहाँ पे जो मान अधिक रहता है, जबकि 20 से 40 डिग्री अक्षांश के पास में सर्वाधिक जो सागरीय जल का तापमान पाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो भाग है हमारा 0 डिग्री के पास वाला जो हमारा भाग है यहाँ पे तापमान तो अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे संवहनीय वर्षा भी सर्वाधिक होती है। तो सागरीय जल है, सागरीय जल का तापमान इतना बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं पाता है। इसके कंपैरिजन में बात करें 20 से 40 डिग्री अक्षांश, तो यहाँ का तापमान ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रचलित पवनें। जो हमारी प्रचलित पवनें हैं वो भी जो हमारा सागरीय जल है इसको प्रभावित करती हैं। तो देखिए, जो हमारी प्रचलित पवनें हैं ये पवनें जब चलती हैं तो यहाँ पे जो हमारा भूमध्य रेखीय भाग है, यहीं से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जो व्यापारिक पवनें हैं, ये व्यापारिक पवनें हमारी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है,
और यहाँ पे अगर दक्षिणी गोलार्ध की मैं बात करूं तो ये दक्षिण पूर्व से लेकर के ये आपके उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है। तो यहाँ से जो हमारा जल है, इस जल को दक्षिण पश्चिम की तरफ ये पवने ले जाती हैं, और यहाँ से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ ये सागरीय जल है इसको ले जाती है। और जब ये जल एक जगह से स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो इस जगह पे नीचे से जो जल है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे महाद्वीपीय भाग है, इन महाद्वीपीय भागों के जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग में तो जल जो है वो ठंडा होता है, सागरीय जल का तापमान कम होता है। जबकि इसके पश्चिमी भाग की तरफ अगर चलते हैं तो इसके पश्चिमी भाग की तरफ सागरीय जल का तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा जैसे अटलांटिक महासागर की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रचलित पवने हैं वो सागरीय जल को इस तरह से धकेलती है। तो ये वाला जो भाग है यहाँ पे कम तापमान मिलेगा, जबकि पश्चिमी भाग जो है यहाँ पे तापमान आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रचलित पवने हमारे सागरीय जल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है समुद्री धाराएं। तो समुद्री धाराएं देखिए किस प्रकार से सागरीय जल को प्रभावित करती है। तो जो हमारी समुद्री धाराएं हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी अटलांटिक ओशन है, ये भी क्लास मैंने समुद्री धाराओं की अपने चैनल पर ले रखी है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप इस क्लास को जाकर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि सागरीय धाराएं किस प्रकार से सागरीय जल को प्रभावित करती है। तो देखिए जो हमारा सागरीय धारा, जो हमारी समुद्री धारा है, इसमें हमारी अटलांटिक ओशन की जो भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय धारा आप कह सकते हो, तो ये विषुवत रेखीय जलधारा जब आगे बढ़ती है तो ये गल्फ स्ट्रीम की जलधारा यहाँ पे कहलाती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब आगे प्रवाहित होती है तो ये हमारा नॉर्दर्न अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे जब चलती है तो हमारा जो यूरोपीय क्षेत्र है, यूरोपियन क्षेत्र का जो पूर्वी भाग है, इसको प्रभावित करती है। यहाँ के तापमान को ये उच्च कर देती है क्योंकि ये गर्म जलधारा के रूप में आगे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा का ही विस्तारित रूप जो हमारी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियनिक ड्रिफ्ट होता है। तो जब ये आगे जाता है तो यूरोप का जो क्षेत्र है, इस यूरोप के क्षेत्र को प्रभावित करता है, यहाँ पे तापमान को बढ़ा देता है। इसी प्रकार से जो हमारी क्यूराइल की जलधारा है, जब ये आगे प्रवाहित होती है तो यहाँ पे हमारा जो अलास्का रीजन है, इस अलास्का रीजन के तापमान को बढ़ा देती है। तो ये हमारी जो सागरीय धाराएं हैं ये इस क्षेत्र को प्रभावित करती है। जबकि ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब नीचे आती है तो ये यहाँ पे इस क्षेत्र के तापमान को कम कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्लावी हिमखंड। तो देखिए जो हमारा उत्तरी भाग से जब प्लावी हिमखंड जो हमारा सागरीय जल है इसमें मिलते हैं तो वहां के तापमान को कम कर देते हैं। तो लेब्राडोर की जलधारा और इधर आप देखोगे तो प्रशांत महासागर में क्यूरोशियो की ठंडी जलधारा जब जो हमारा पोलर रीजन है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की तरफ जब ये प्रवाहित होती है तो अपने साथ हिमखंड लेके आती है बहुत बड़े मात्रा में। तो ये यहाँ के सागरीय जल को प्रभावित करती है क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा इस भाग में है, यहाँ पे जो ये वाला भाग और यहाँ पे ये वाला भाग, क्योंकि देखिए इधर गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा ऊपर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा जब आके मिलती है तो यहाँ पे कोहरे की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और इस भाग में देखें तो यहाँ से भी ऊपर से हमारी जो ओयोसियो की ठंडी जलधारा है और नीचे से क्यूराइल की गर्म जलधारा, जब दो जलधाराएं विपरीत स्वभाव वाली जब मिलती हैं तो वहां पे कोहरा उत्पन्न होता है और जलयान के लिए यहाँ पे दिक्कत उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जल व स्थल के वितरण में असमानता। तो देखिए जल और स्थल का वितरण भी सागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी को देखें तो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है, देखिए ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो ऊपरी भाग है ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग जिसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी भाग में जलीय भाग की अधिकता है। तो उत्तरी भाग में स्थलीय भाग की अधिकता होने के कारण से तापमान अधिक पाया जाता है। जो सागरीय जल है, जब जो हमारा सागरीय जो स्थलीय भाग है गर्म स्थलीय भाग के संपर्क में आता है तो उससे ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और जल्दी गर्म होता है। जबकि दक्षिणी भाग जो हमारा है वो देर से गर्म होता है, क्योंकि एक विशेषता है
जो हमारा जलीय भाग है, जलीय भाग की जो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, जबकि इस कंपैरिजन में हमारा स्थलीय भाग शीघ्र गर्म और शीघ्र ही ठंडा हो जाता है। तो जो हमारा दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में समताप रेखाएं भी, क्योंकि स्थलीय भाग नहीं है, जलीय भाग है, तो समताप रेखाएं भी समांतर रूप में यहाँ पे पाई जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है लवणता। तो जो सागरीय जल है, सागरीय जल में जो लवणता है ये सर्वाधिक है, तो तापमान भी वहां पे अधिक पाया जाता है, जबकि जो हमारा जो सागरीय भाग, जिस सागरीय भाग में लवणता कम पाई जाती है वहां का तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा जल में उपस्थित जो लवणता के कण हैं वो सूर्य से आने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देते हैं। तो तापमान और लवणता के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगर लवणता अधिक होती है तो तापमान भी ज्यादा होगा, अगर लवणता कम है तो तापमान भी कम होगा। तो ये थे हमारे सागरीय जल को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।